हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट में। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारी 11th क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक में अंकित सुधा अरोड़ा द्वारा रचित एक जीवनी जो ज्योतिबा फूले पर दी गई है। तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में अंकित एक कहानी गूंगे पर चर्चा कर ली थी और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर भी बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में ही अंकित एक जीवनी जीवनी यानी बायोग्राफी जो सुधा अरोड़ा द्वारा रचित एक जीवनी है। तो पहले हमें कहानी की शुरुआत मतलब जो ये पाठ है उसकी शुरुआत करने से पहले ये जानना होगा कि सुधा अरोड़ा थी कौन। मैं क्यों कह रही हूँ कि सुधा अरोड़ा पे चर्चा करने, क्योंकि सुधा अरोड़ा इस पाठ की लेखिका हैं और जो भी लेखक या लेखिका होती हैं उनका किसी भी पाठ में या किसी भी रचना में बहुत बड़ा योगदान होता है। उनकी जो बैकग्राउंड होती है, उनकी लाइफ की हिस्ट्री, उनकी अपनी जीवनी पर आधारित ही वो किसी रचना का निर्माण करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उनकी जो भी रचना होती है उनकी प्रेरणा उनकी अपनी निजी लाइफ बनती है। तो जो सुधा अरोड़ा थी ना, वो पाकिस्तान लाहौर में उनका जन्म हुआ था 1948 में। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता से पूरी की थी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जन्म लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में। 1948 में उन्होंने अपनी एजुकेशन कलकत्ता से पूरी की थी। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब ये अपने जीवन काल में बहुत बड़ी हो चुकी थी और उनको ये अनुभव हो चुका था कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से लोगों ने अपना योगदान दिया। ये स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे वो दो तरह से अपना योगदान दे रहे थे, एक समाज सुधारक के रूप में और एक क्रांतिकारी के रूप में, जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार थे। तो जो ज्योतिबा फूले हैं वो भी एक ऐसे ही क्रांतिकारी सुधारक थे जिन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया था। वो एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी देते हैं अपनी। तो जो सुधा अरोड़ा है उन्होंने बताया है अपनी रचना के द्वारा कि किस तरह से धार्मिक एकता सौहार्द को बनाना ज़रूरी होता है, समाज में जो कुरीतियाँ होती है उसको हटाने के लिए कैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो स्वतंत्रता में भाग लिया है, जिन्होंने जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है एक्चुअल में, उन्होंने कितने संघर्षों का सामना किया है तब जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण ज्योतिबा फूले के द्वारा अपनी इस रचना में दिया है, जो कि एक जीवनी है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योतिबा फूले थे कौन। एग्जैक्टली इस चैप्टर में ज्योतिबा फूले नाम दिए, इसका मतलब कहानी जो ये पाठ है उसमें ज्योतिबा फूले के जीवन के बारे में ही बताया होगा, लेकिन यहाँ पे उनके जीवन के एक पड़ाव के बारे में बताया गया, इनका पूरा जीवन नहीं बताया। अक्सर जो जीवनियाँ होती हैं वो जो भी जिस पर भी लिखी जा रही है उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक लिखी जाती है, पर एक पाठ में पूरी चीज़ें लिखना संभव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पूरा एक उपन्यास तैयार करना पड़ता है, एक नॉवल बनानी पड़ती है, तभी जाके हम किसी की जीवनी लिख सकते हैं। और हमारी एक पार्ट की जो लिमिटेशन होती है वो इसे अलाउ नहीं करती हैं। तो इस हिसाब से हाँ, इसमें जो सुधा अरोड़ा है वो उनके जीवन के उस पड़ाव को दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने स्त्री शिक्षा, शिक्षा के महत्व और जो समाज में विद्यमान कुरीतियाँ थी यानी ब्राह्मणवाद, पूंजीपति वर्ग, छुआछूत, इन सब के खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाई थी। और इस आवाज़ उठाने के टाइम उनके परिवार वालों ने, समाज ने किस तरह से उनका विरोध किया, उनको समाज से निकाल दिया, उसका उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर वो बताती हैं कि किस तरह से एक सुखी ज़िंदगी या फिर एक सफल दाम्पत्य जीवन का जो उदाहरण है ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने हमें दिया है, जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करती है। तो जो ज्योतिबा फूले थे वो एक महान समाज सुधारक थे, एक महान क्रांतिकारी थे, एक अच्छे लेखक, भारतीय विचारक और एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी फिलोसफिकल जो बातें करने वाले होते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजीज रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, उन विचारों पर हम पाठ में चर्चा भी करेंगे। और वो एक लेखक के रूप में भी उभरे हैं जिन्होंने बहुत ऐसी रचनाएं की हैं जो समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो जो पाठ की शुरुआत है वो होती है कि सुधा अरोड़ा द्वारा ये जो रचित निबंध ज्योतिबा फूले, इस पाठ में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्री बाई द्वारा किए गए शिक्षा और सुधार
संबंधी कार्यों का वर्णन किया गया। तो हम यहाँ पे समरी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पूरा पार्ट नहीं पढ़ा जा सकता इतने से कम टाइम में और एक वीडियो में। तो यहाँ पे हम समरी में देखते हैं कि सुधा अरोड़ा द्वारा जो ये रचित रचना है, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 1 वर्ड का क्वेश्चंस आते हैं जब अनसीन पैसेज हम अटेंड कर, अनसीन पैसेज नहीं, टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो पैसेजेस आते हैं उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि रचना के रचनाकार कौन है। तो आप इसमें नाम दे दीजिएगा सुधा अरोड़ा। तो जो सुधा अरोड़ा थी उन्होंने ये जो रचना की है, इस पाठ में बताया है कि ज्योतिबा जो कि एक क्रांतिकारी सुधारक थे, समाज सुधारक, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले द्वारा शिक्षा और सुधार संबंधी कार्य का वर्णन किया गया है। यह कि उन्होंने किस तरह से शिक्षा में और समाज को सुधारने में किस तरह से अपना योगदान दिया उसके बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध किया। मतलब कि उन्होंने जो समाज में विद्यमान जितनी भी पारंपरिक कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो पारंपरिक चीज़ें क्या होती है, ट्रेडिशनल, जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो आज भी हम फॉलो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें अपने विचारों को और बदलना होता है और उसके साथ एडजस्टमेंट करनी होती है। क्योंकि जो चीज़ें पहले आती थी वो आज के संदर्भ में लागू हो ये ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि अब हम आज का ही एग्जाम्पल ले लें, अब टेलीफोन हो गया, टेलीफोन से बात करी जाती है। पहले के टाइम में चिट्ठी की ज़रूरत होती थी, चिट्ठी की ज़रूरत हालांकि आज भी है पर उतनी नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, समय में बदलाव, परिस्थितियों में बदलाव के कारण हमें चिट्ठी को छोड़कर ईमेल में पहुंचना पड़ा। तो ऐसे ही हम ऐसी चीज़ें धर्म पर लागू होनी चाहिए लेकिन हम वो मानने को तैयार नहीं होते। जैसे कि पहले हम एग्जांपल दे सकते हैं कि बाल विवाह वगैरह की करवाए जाते थे और भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञों को बहुत ज़्यादा पुण्य वाला काम माना जाता था। आज भी यज्ञों को अच्छा माना जाता है और करवाए भी जाते हैं, लेकिन पहले यज्ञ हर रोज़ करे जाते थे राजा राजाओं की तरह, या फिर पूजा पाठ में इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करना उनके लिए संभव होता था। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो ये लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आजकल का शेड्यूल लोगों का इतना बिजी हो गया है कि उनको टाइम नहीं मिलता और इतनी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि हम अपने जितनी भी सभ्यता है, संस्कृति, उसको भूल गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम नई सोच से आगे बढ़ेंगे, आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, तो हम अपनी सभ्यता का ह्रास करेंगे और अपनी संस्कृति को ठेस पहुंचाएंगे। उनको ऐसा लगता है। और खासकर जो ये धर्म और समाज के लोग हैं ना, धर्म और समाज से जुड़े हुए लोग, समाज से जुड़े हर व्यक्ति होता है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना वो समाज और धर्म में परिवर्तन आने नहीं देते। राजनीति में परिवर्तन आ जाए, आधुनिकता में परिवर्तन हो जाए, लेकिन समाज और धर्म में अगर किसी ने भी सवाल उठाया तो उसे समाज से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, धर्म से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, शायद उसको मार भी दिया जाए। इसीलिए लोग कभी भी इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। लेकिन ज्योतिबा फूले ने उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा रूढ़िवादी माहौल था, लोग आधुनिकता की और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि वो समझ सके कि क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम उन्होंने आगे बढ़कर एक लोगों को नई राह दिखाई, लोगों को नए सोचने का नज़रिया दिखाया। और उन्होंने अनीतिपूर्ण रूढ़ियों जैसे कि सती प्रथा हो गया या और भी कुछ परंपराएं होती थी, घूंघट रखना, तो इन सब चीज़ों को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि आप ये देखो कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरी कही जाती है कि सती माता अपने पति के सम्मान के लिए सती हो गई, तो आज की स्त्रियों को भी अपने पति के मर जाने पर मर जाना चाहिए। तो ये सब आप कैसे किसी पे लागू कर सकते हो? एक तो आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि ये कहानी रियलिटी में हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई भी होगी तो आज की मतलब कोई भी व्यक्ति है, हर कोई किसी के लिए मरना चाहे या ना चाहे वो तो उसके व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है, वो चाहता है नहीं चाहता ये तो उसकी निजी बात है ना, हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करें? लेकिन लोग फिर भी ज़बरदस्ती उनके साथ वो रूढ़िवादी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, जिसके खिलाफ ज्योतिबा फूले ने आवाज़ उठाई थी। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा की बात की इन्होंने, और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। अब आपने भी देखा होगा कि अगर आप कभी भी समाज के, परिवार के या फिर किसी के भी विरुद्ध जाते हो तो वो आपके खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं।
करते ही हैं क्योंकि आपने एक नई चीज़ें उन्हें सिखाई और उनको वो पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी पहले से चली आ रही सदियों पुरानी चीज़ों के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वो उनके लिए ही बहुत ज़्यादा पूजनीय होती है और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। और इन्होंने भी वैसी बातें की, इन्होंने महिला शिक्षा की बात की, उनके अधिकारों के लिए बात की, जबकि समाज में ये पहले क्या कहा जाता था कि महिलाओं को शिक्षा देना या उनको समान अधिकार देना पुरुषों के जैसे संसार को नष्ट करने जैसा है, या फिर इससे क्या होता है कि महिलाएं बिगड़ जाती हैं, ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं, जबकि ये गलत है। लेकिन ऐसा माना जाता था पहले। इसी वजह से ज्योतिबा फुले ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, समान अधिकार सबका हक है और सबको मिलना ही चाहिए। तो ये उन्होंने किया और इनके करने की वजह से क्या हुआ, समाज का इनको बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा था, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि भारत की सामाजिक विकास व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं। इसका कारण यह है कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी समाज को डट कर विरोध किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि जो भारत के सामाजिक विकास और व्यवस्था में जो बदलाव लाने वाले 5 सुधारक की सूची, मतलब जो सुधारकों में नाम लिए जाते हैं ना कि समाज में किस किस ने सुधार लिया, तो हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, फिर चाहे वो महात्मा गांधी का नाम होगा या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम होगा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो इन सब के नाम लिए जाते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले के नाम उन 5 में नहीं लिया जाता। मतलब 5 एक तरह से एग्जाम्पल दिए, क्योंकि है तो बहुत सारे लोग, लेकिन 5 एक एज अ सिंबल दिया गया है कि 5 लोगों के नाम में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया जाता है। और क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे, ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, मतलब वाद जहाँ भी लग जाता है वो एक विचारधारा बन जाती है। तो ब्राह्मणवाद विचारधारा में क्या कहा जाता है कि आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो समाज की रचना है वो इस तरह से की गई है कि जो ब्राह्मणों को कार्य है वो मनुस्मृति में लिखा गया है कि वो शिक्षा देंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और जबकि जो क्षत्रिय है वो लड़ाई करेंगे और वैश्य व्यापार करेंगे, जबकि जो शूद्र लोग हैं वो निचले वाले काम करेंगे, साफ सफाई का काम। उससे भी नीचे होते हैं लोग जिनको अछूत माना जाता है, उनको देखना भी नागवारा होता है लोगों के लिए। तो ऐसी चीज़ें कही जाती है। और ब्राह्मणवाद की विचारधारा में बता रही हूँ। और ब्राह्मणवाद में जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, राजाओं को सजेशन वगैरह देना होता है, तो उसमें ब्राह्मणों को याद किया जाता है। शिक्षा पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का माना जाता है। जबकि जो ज्योतिबा फुले हैं वो ये मानते थे कि नहीं, कि शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ये सबके लिए स्वतंत्र है और सबको इसे पाने का हक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक समाज में रहते हुए आप उसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हो, जबकि आपको पता है कि आपका इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप एक हिंदू हो तो मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं बोल रही, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना मेरा उद्देश्य है। तो अगर आप जैसे कि हिंदू हो और आप हिंदू होने के बावजूद आप मंदिरों के बारे में बुराइयां करते हो या आप पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते हो, नास्तिक हो, तो लोग क्या कहेंगे कि आपके हिंदू होने पर सवाल उठा देंगे, सवाल उठाएंगे, कहेंगे आपके हिंदू होने का कोई फ़ायदा नहीं जब आप हिंदुओं को सम्मान नहीं करते या फिर हिंदू धर्म के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त नहीं करते। लेकिन आप ये देखो ना कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ें हैं जिसे हमें पालन करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए उसे कर रहे हैं फॉलो क्योंकि हमें लगता है ये हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है और इसमें हस्तक्षेप करने से हमें नुकसान होगा, भगवान हमें बुरा बोलेगा, ऐसे बना दिया है एक लोगों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, फिर भी जो धर्म होती है वो एक भावना है, वो हो सकती है किसी में भी। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम चली जाने वाली ऐसी प्रथाएं हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि बलि देना बहुत माना जाता है, बकरी बलि देना या ऐसे चीज़ों को लोग बलि देते हैं। तो ये सब देना क्या है, ये सब बेकार चीज़ है, क्योंकि आप किसी को मार कर भगवान के पास चढ़ा कर आप चाहोगे कि आपको पुण्य मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसके खिलाफ बोला, इसीलिए उन्होंने उन्हें क्या किया, उन जो 5 सुधारकों की सूची में उनका नाम नहीं डाला गया।
जाति और वर्ग जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार गुलामगिरी, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। जो महात्मा फूले के जो विचार है ना, वो गुलामगिरी, शेतकर याचा आसूड़, एक मिनट, हाँ, तो जो उन्होंने क्या किया, वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने क्या बोला ज्योतिबा फूले ने, कि जो वर्ण होती है, जाति होती है या वर्ग है, ये सिर्फ एक नाम दिए गए हैं, लोग समाज को बांट दिया गया है। ये बांटने वाले भी ब्राह्मण ही है, और इस समाज को जो बांटा गया है ये बिल्कुल ही एक सही आधार पर नहीं बांटा गया, और बांटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो होता है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि लाइफ साइकिल या फिर नेचुरल साइकिल क्या होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। हम जो खाते हैं वो खाना कहाँ से आ रहा है, वो, और फिर मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक जानवर किसी को खाता है, फिर दूसरा जानवर उसको खाता है, इसी की वजह से पूरा समाज चल रहा है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जो ज़रूरतें होती है वो एक व्यक्ति अपने आप पूरी नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए आपको दूसरों पर निर्भर होना होता है। तो इसीलिए फिर चाहे वो कोई भी जाति वर्ग व्यवस्था में हो, और शोषण प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक बताया, तो वो सब एक दूसरे पर निर्भर है। और इस लाइन का एक और मतलब है, निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। यानी कि हम शोषण जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, एक दूसरे का ही शोषण कर रहे हैं। हम बड़े लोग जो होते हैं, बड़े जमींदार किसानों का करते हैं, किसान छोटे किसानों को करते हैं, और वो छोटे किसान फिर नीचे वाले वर्ग का करते हैं। तो ये एक चेन बन गई है शोषण करने की प्रक्रिया की, और ये एक दूसरे का ही क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। जो उल्टा करें, मतलब शोषण ना करके एक दूसरे की मदद करें, तो समाज बहुत अच्छा बन सकता है। तो एक आइडियोलॉजिकल सोसाइटी की बात इन्होंने की है। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार गुलामगिरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो नाम है ये वन वर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो पैसेजेस होते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा जो ज्योतिबा फूले के विचार हैं वो किन पुस्तकों में हमें मिलते हैं, या फिर सुधा अरोड़ा द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों को किन पुस्तकों में दिखाया गया है, या उनकी जो रचना है, जो हमारी जो ये जीवनी है ज्योतिबा फूले, उनमें कौन कौन से पुस्तकों का नाम आया है, या सुधा अरोड़ा ने बताया है, जिसमें हमें जो ज्योतिबा फूले हैं उनके विचारों के बारे में पता चलता है। तो ये कौन से हैं, गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसूड़, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि, ये पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। ये हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वे कहते थे यदि विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसे शिक्षा का क्या लाभ। यहाँ पे आया है विशेष वर्ग। विशेष वर्ग से क्या मतलब है, यहाँ पे विशेष वर्ग से मतलब हरिजन, या फिर जो निचले तबके के लोग हैं जिनको देना चाहिए, मतलब उनकी जनसंख्या कम होती है। अक्सर कम नहीं कह सकते हम, कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज में इन लोगों को नीचे रखा जाता है। तो ये जो विशेष वर्ग होते हैं ना, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है। और ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जिसमें कर के रूप में पैसे इकट्ठा करके ऊंची जातियों के बच्चों को शिक्षा पर खर्च करना कहाँ तक उचित होगा। ये पहली बात तो उन्होंने बोली है कि जो विशेष वर्ग होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण समाज है, और वो बोलते हैं पूंजीपति समाज समाज जो है ना वो बटा हुआ है बहुत सारी चीज़ों के आधार पर, और इसको पढ़ना इतना कन्फ्यूज़न वाला होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तो ब्राह्मणवाद के बारे में, एक पूंजीपति के बारे में। ब्राह्मणवाद पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ, पूंजीपति के बारे में बता दूँ। पूंजीपति में क्या माना जाता है कि जिसके पास धन है, जिसके पास संसाधन है, वही समाज को चला सकता है, वही समाज में रह सकता है, और किसी भी व्यक्ति पर शासन कर सकता है। लेकिन अब हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो शासन करना है किसी के ऊपर, पहली बात तो ये शासन करना गलत ही होता है, किसी पे हम शासन नहीं कर सकते। बट अगर फिर भी आप समाज में किसी बड़े पद पर आना चाहते हैं तो वो आपकी क्षमता और दक्षता पर निर्भर करती है, ना कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने धन है उस पर। फिर शिक्षा को क्यों बांट दिया गया, और ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे सवाल उठाया गया है सुधा अरोड़ा के द्वारा, या फिर ज्योतिबा फूले कह सकते हैं कि उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे समाज का क्या फ़ायदा जहाँ पर
जो शिक्षा है उसको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। शिक्षा को बेचा और खरीदने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम अगर फीस पे कर पा रहे हैं तभी हमें शिक्षा मिल रही है, अगर हम फीस नहीं दे रहे तो हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। एक तो ये बात भी है कि पैसे दोगे आप तभी इस समाज में कोई चीज़ ले सकते हो, या तो नहीं ले सकते। और शिक्षा जैसी बड़ी चीज़ जहाँ पर अगर पैसे का मोल आ जाए, शिक्षा को अगर पैसों से तोला जाने लगा, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोग जो पढ़ के जाएंगे वो भी आगे क्या करेंगे, पैसों पे शिक्षा को बेचेंगे, और विद्या को कभी बेचा नहीं जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखें तो ये भी पता चलता है कि जो हरिजन लोग हैं उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन ये जो पूंजीपति समाज है या फिर जहाँ पे सिर्फ धन संपदा पैसों पर चल रहा है, वहाँ पर बिना पैसों के या फिर किसी भी तरह उनको तो अलाउड ही नहीं किया जाता, नीचे तबके के लोगों को, तो फिर उनको तो पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, तो क्या ही करेंगे वो। अगर पैसे होंगे तो भी वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं मिला है। फिर है ज्योतिबा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता, अब उन्होंने ज्योतिबा फूले ने एक आदर्श परिवार की परिभाषा दी है। एक आदर्श परिवार उनकी नज़र में क्या है, तो जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। इन्होंने क्या बताया है ज्योतिबा फूले ने, कि जिस परिवार में जो पिता है वो बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्य धर्मी, यानी इन्होंने बहुत सारे धर्मों की बात की है। अगर पूरा परिवार एक धर्मनिरपेक्ष होगा तभी समाज धर्मनिरपेक्ष बनेगा। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष से पता चल रहा है कि सुधा अरोड़ा ने अपने निजी जीवन से जो प्रेरणा ली है उसको अपनी रचना में किस तरह से अंकित किया। अभी मैंने बताया था कि उनका जो जीवन काल चल रहा था, उनकी शिक्षा जब चल रही थी, तब भारत में विभाजन हो रहा था, और विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था तो उन्हें ये पता चल गया था, मतलब उन्होंने ये महसूस किया, सुधा अरोड़ा जी ने, कि धर्म के बीच सद्भावना, एकता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो लोग अपने ही लोगों को, एक जैसे ही लोग हैं, हर लोगों में खून वही है, शरीर वही है, फिर भी हम एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। इसीलिए जहाँ एक परिवार में विभिन्न धर्म जैसे लोग होते हैं विद्यमान, विभिन्न धर्म से रिलेटेड, तो क्या होगा, उसके बावजूद भी अगर उनमें प्यार और सद्भावना एक दूसरे के प्रति हो सकती है तो एक समाज में क्यों नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने सुधा अरोड़ा के व्यूज़ हैं, ये कह सकते हैं कि एक तो इसके बिहाइंड में, एक तो मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी चीज़ का कोई एक मीनिंग नहीं होता, दो मीनिंग होता है। तो पहली मीनिंग यहाँ पे चल रही है जो ज्योतिबा फूले ने बताया, एक आदर्श परिवार क्या है। तो ये क्वेश्चन पैराग्राफ में आ भी सकता है कि ज्योतिबा फूले के अनुसार आदर्श परिवार की क्या परिभाषा है, तो आप एग्जैक्टली ये पॉइंट लिख सकते हो। बट अगर इंटरनल मीनिंग बोलते हैं कि सुधा अरोड़ा ने ये लाइन क्यों कही है, अपने में मेंशन की है, तो हम ये कह सकते हैं वो दिखाना चाह रही हैं कि जो धार्मिक सौहार्द है, सद्भावना है, वो एकता जो है वो समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और जब एक परिवार धर्मनिरपेक्ष बनता है तभी एक समाज धर्मनिरपेक्ष होकर प्यार से और एक दूसरे के परस्पर सहयोग के साथ रह सकता है। तो ये बात यहाँ वो कहना चाहती हैं। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसीलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता ना ले सके। मतलब उन्होंने कारण बताया कि स्त्री शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो उन्हें अलाउ ही नहीं करते हैं। अब जो स्त्रियां हैं, हमेशा ये माना गया है कि जब बचपन में रहती हैं तो माँ बाप के सहारे लेती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं भाई उसका ख्याल रखता है, फिर उससे बड़ी हो जाती है उनका पति रखता है, फिर उनके बेटे रखते हैं। तो उनके पूरे जीवन काल में उनका पुरुषों का सबसे ज़्यादा ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुष जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ भी नहीं करने दिया जाता है महिलाओं को। तो इसीलिए पुरुषों ने क्या कर रखा है, दरवाजे ही बंद कर रखे हैं, उन्होंने शिक्षा देने जाने ही नहीं देते हैं उन्हें। और जब वो जाने नहीं देंगे तो शिक्षा लेंगे क्यों, और वो दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं उन्होंने शिक्षा को ना लेने देने के, तो उन्हें वो क्या रीज़न देते हैं कि अगर स्त्रियाँ पढ़ लेगी ना तो वो बिगड़ जाएगी। और इसके पीछे कोई आधार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष भी पढ़ते हैं बट पुरुष तो नहीं बिगड़ते, उनको ऐसा लगता है पुरुष पढ़ेंगे तो नहीं बिगड़ेंगे, महिलाएं बिगड़ जाएगी। तो ये तो बड़ी बायसनेस की बात हो गई, यहाँ भेदभाव हो रहा है। और ऐसे भेदभावपूर्ण समाज में रहना ज्योतिबा फूले के लिए एक सम्मानजनक नहीं माना जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस समाज को सुधारने का प्रयास किया, उनके समाज में विद्यमान जो कुरीतियाँ उनको हटाया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कह दी थी
कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने ही बंद किए हैं और उन्हें पुरुष के समान स्वतंत्रता ना ले सके इसीलिए, और जबकि ये उसके पक्ष में है कि पुरुषों के समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए महिलाओं को, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा और समाज शिक्षित होगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। अब स्त्री समानता क्यों कहा गया एक विवाह में, क्योंकि अगर आपने विवाह के मंत्रों को ध्यान से सुना होगा कभी, तो उनमें ऐसी चीज़ें कही जाती है कुछ कुछ जिसमें ये पता चलता है कि उन पर ये बात थोपी जा रही है कि आपको पुरुषों का ध्यान रखना है, आपको पुरुषों के नीचे रहना है, पुरुषों की हर बातों को मानना है। और ये कहना कहाँ तक सही होगा जब एक समानता की बात करने वाला समाज सुधारक बोल रहा है। अगर आप समानता पर बात करते हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि इस समानता से असमानता वाली जितनी भी चीज़ें उनको हटाना है। अब ये असमानता विवाह में भी हमें दिखती है। जो मंत्र हैं उनमें कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको जो पुरुष है उनके मतलब उनकी रक्षा करनी होगी, या फिर जब भी कोई मुसीबत उन पर आई तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो शादी हो रही है तो पति पत्नी की रक्षा करेगा? क्यों? क्या दोनों एक दूसरे के लिए समान नहीं कर सकते? पत्नी क्यों हर मुसीबत में आगे बढ़ जाएगी? और सिर्फ पत्नी उसके परिवार का सम्मान क्यों करेगी? उसको भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उसके परिवार को उतना ही सम्मान करे। अगर आप किसी सुखी जीवन में जाना चाहते हो और किसी शादी के संबंध में बंध रहे हो, तो इसका मतलब ये है आपके बीच एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को समान अधिकार दो। जो आप कर रहे हो उसके लिए वो भी आपके लिए उतना करेगा, तभी तो ये जो जीवन है दाम्पत्य जीवन वो सुखी बनेगा। तो इसके बारे में उन्होंने बताया एक सुखी जो विवाह विधि है उनका तो विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि पहली बात तो यही है। उन्होंने रीज़न भी दिया खुद ही, इसको आप एग्जैक्टली लिख सकते हो कि इस विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया उन्होंने। तो इसमें पहला रीज़न तो यही है कि ब्राह्मणों का स्थान था। ये जितने भी विवाह करवाए जाते थे ये ब्राह्मणों द्वारा अभी भी करवाए जाते हैं। तो ब्राह्मणों का रोल ही क्यों है शादी में? शादी जैसी जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें भी ब्राह्मणों का हस्तक्षेप उनको सही नहीं लगता ज्योतिबा फूले को। दूसरा जो उसके मंत्र हैं वो भी ब्राह्मणों ने बनाया है और पुरुष प्रधान समाज ने बनाया है, और पुरुष हमेशा चाहेगा कि स्त्री को नीचे रखें, जबकि ज्योतिबा फूले इसके कट्टर विरोधी थे और वो चाहते थे कि स्त्रियों को समान अधिकार दिया जाए और समानता से उनको जीवन जीने का हक है। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति, सम्यक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए, और उन्होंने बोला कि मैं ऐसी विवाह पद्धति बना रहा हूँ या विवाह विधि बना रहा हूँ जिसमें ऐसा कोई भी मंत्र नहीं होगा जिससे ऐसा फील हो कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों की गुलाम है या फिर गुलाम बन रही हैं, या फिर एक पुरुष प्रधान समाज के ही अंदर उसको दोबारा बांट दिया जा रहा है, फिर चाहे वो पहले घर में हो या फिर पति के रूप में उसे प्राप्त हुआ हो। तो इस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया है और इसके खिलाफ बोला है और एक नई विधि बनाई है, जिसमें आप ये क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए मैं फोकस भी कर रही हूँ इसमें कि ज्योतिबा फूले की जो नई विवाह विधि थी इसमें क्या कहा गया है। इसमें दो बातें कही गई है। पहला कि इसमें से जो ब्राह्मण का स्थान है उसको हटा दिया गया। दूसरा, इसमें पुरुष प्रधान जो संस्कृति है उसको हटा दिया गया। तीसरा, इसमें स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्रों को हटा दिया गया। ये तीन चीज़ें कही गई है, इसीलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये बातें हो गई पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक को। नेक्स्ट है इनकी कुछ रचना की विशेषता बताई गई है कि 1888 में ज्योतिबा फूले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि उनके संघर्ष का कार्य बाधित होगा सिर्फ एक महात्मा की उपाधि लेने से? क्योंकि अगर हम कोई हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एनजीओज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी चीज़ का, या फिर किसी गरीब की मदद कर रहे हो, तो वो तो ठीक है, आपने किसी का भला किया। लेकिन अगर आप भला करने के बाद उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे, तो आपके भला करने का क्या फ़ायदा? ये गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो और भूल जाओ। क्यों कर्म करो भूल जाओ?
क्योंकि अगर आप फल की इच्छा करने के लिए बैठे हुए हो और फल कर्म करके बता रहे हो मैंने इतना सब किया, तो आपको कर्म करना बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे काम का जिसमें आप खुद ही अपनी वाहवाही कर रहे हो। वाहवाही आपको करना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने वही बोला कि मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए जिससे पता चले कि मैंने कुछ बड़ा काम किया। और पहली बात तो मैंने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है। वो ये मानते थे कि वो समान व्यक्ति ही कार्य करना चाहते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति थी। ज्योतिबा फुले के अनुसार वो भी एक समान व्यक्ति थे, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही वो भी है, और बाकी लोग भी उनकी तरह महान बन सकते हैं। महान नहीं कहना यहाँ पे, कि उनकी तरह हो सकते हैं और अपने आप को महान की उपाधि वो भी धारण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने जो ज्योतिबा फूले हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने विचारों को आधुनिक बनाया है। उन्होंने समाज में जो पुरानी परंपराएं हैं उनको छोड़ने की बात की है, आगे बढ़ने की बात की है, शिक्षा की बात की है। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही करे और वो भी पुरानी विचारधारा को छोड़ दे, आधुनिकता की राहों में चलने लगे, शिक्षा की बात हर किसी के लिए स्वतंत्र कर दे और वो बोल दे, यही चीज़ों को मानने लगे जैसे ज्योतिबा फूले मान रहे हैं, तो वो भी एक तरह से महात्मा कहलाएंगे। तो ये ज्योतिबा फूले का तर्क था कि हर व्यक्ति अपने आप में महान है और ऐसे जो काम ज्योतिबा फूले ने किए वैसे अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा, अपनी सोच को आधुनिक बनाना होगा और इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, आगे बढ़ना होगा विकासशील सोच के साथ। कथनी और करनी में विश्वास करते थे। अब ये एक विशेषता है ज्योतिबा फूले की कि वह कथनी और करनी पे विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि ये हम भी सुनते हैं कि कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और। मतलब हम कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। अगर आप किसी को कुछ करने का सजेशंस दे रहे हो या फिर किसी पे उंगली उठा रहे हो, तो आप पे भी तो उंगली उठ रही है। लोग आप पे भी तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ को खुद ही नहीं फॉलो कर रहे तो आप किसी को क्यों कह सकते हो। और ये बात गांधी जी ने भी कही थी कि किसी और को बताने से पहले वो चीज़ आप खुद पर लागू करो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी इसमें। गांधी जी के पास एक बार एक छोटी सी लड़की आई थी और उसकी मम्मी आई थी, और उसकी मम्मी ने उसको मतलब गांधी जी से कहा था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा चीनी खाती है, तो मैं क्या करूँ, इसको समझाइए कि चीनी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो गांधी जी ने बोला कि इसको 1 हफ्ते बाद लेके आना, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो वो महिला थोड़ा परेशान हो गई और उसने सोचा जाने के बाद पीछे से कि गांधी जी को इतनी सी तो बात करनी थी, उसे अपनी बेटी को सिर्फ समझाना था कि बेटा मत खाओ, ये गलत होता है, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। फिर उन्होंने इतनी छोटी सी बात करने के लिए 1 सप्ताह बाद मुझे क्यों बुलाया। फिर जब वो 1 सप्ताह बाद फिर आती है तो गांधी जी से बोलती है कि गांधी जी मेरी बेटी को बोलिए कि ये मीठा खाना बंद कर दे। तो गांधी जी बोलते हैं कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा ज़्यादा खाना भी जहर के बराबर होता है। तो उसकी माँ सवाल करती है कि गांधी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, फिर आपने 1 हफ्ते बाद दोबारा हमें क्यों बुलाया। तो गांधी जी ने इसके उत्तर में कहा कि क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैं भी बहुत ज़्यादा चीनी खाता था और मैं नहीं चाहता था कि जो काम मैं खुद नहीं कर सकता वो किसी और को सजेस्ट करूं, तो इसीलिए मैंने 1 हफ्ते तक का टाइम मांगा और अपनी चीनी खाने की आदत को कम किया, तब जाके अब मैं इसको समझा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण दिखाता है कि ऐसे जो समाज सुधारक होते हैं ना, किसी को बोलने से पहले खुद पर चीज़ों को लागू करते हैं, तब जाके करते हैं। और इसका उदाहरण ज्योतिबा फुले ने भी दिया। अगर ये महिला शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई को भी शिक्षित किया था। अपने शिक्षा देके ये क्या दिखाना चाहते थे, समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि अगर मैं अपनी पत्नी को पढ़ा सकता हूँ तो आप अपनी बेटी बहू को क्यों नहीं पढ़ा सकते हो, क्यों नहीं उन्हें पढ़ने के लिए भेज सकते हो। अगर ये ऐसा नहीं करते, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाते, तो समाज इनके ऊपर सवाल उठाता और कहते कि आप तो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं सकते, तो फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं, दूसरों को कैसे पढ़ा सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। और पत्नी को पढ़ाने के पीछे भी रीज़न ये था कि जो सावित्री बाई थी ना, वो बचपन से ही शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि रखा करती थी। उनके पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया था। जब सावित्री बाई का भी बहुत अच्छा जो आपकी बुक होगी, अगर आपने
पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तक में, मैं तो यहाँ समरी पे डिस्कशन कर रही हूँ, बट जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बताया गया है कि किस तरह से जब वो पढ़ती थी तो उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी कम उम्र में ही, और वो और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उनकी कॉपी जला दी थी और पढ़ने नहीं दिया था। फिर भी उन्होंने उस कॉपी को बचा लिया और अपने साथ ससुराल लेके आई थी। जब ज्योतिबा फूले को इस बारे में पता चला कि उनकी पत्नी का पढ़ाई से इतना ज़्यादा लगाव है, तो उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया, और जब भी उनकी पत्नी जो है पढ़ने जाती थी, समाज उसका विरोध करता था, हंसता था, ताने मारता था कि अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो, देखना एक दिन यह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, बिगड़ जाएगी, और शिक्षित होने के बाद ये तुम्हारी बात एक भी बात नहीं सुनेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। सावित्रीबाई ने पढ़ने के बाद भी, इतनी शिक्षा होने के बाद भी अपने पति का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, और उनके हर काम में उनके साथ कदम से कदम मिलाया, जो एक अच्छे दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल वो चैप्टर में दिया गया, आप देख सकते हो उसे। उनके अनुसार स्त्रियां पढ़ने से बिगड़ जाती थी, तो समाज यही मानता था स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, लेकिन ज्योतिबा फूले ऐसा नहीं सोचते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षा दी, और फिर आगे समाज को शिक्षा देने के लिए विद्यालय भी खोला था, जिस पर हम आगे बात करते हैं। ये हो गया। फिर या मैंने अभी बोला कि इन्होंने क्या किया था कि 14 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे में भारत का सबसे पहला कन्या पाठशाला खोला। तो ज्योतिबा फूले ने 14 जनवरी को 1848 में पुणे में सबसे पहले क्या था, पहली कन्या पाठशाला खोली। ज्योतिबा फूले ने खोली थी ये, लेकिन ये खुली एग्जैक्टली यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है किसने खोली थी। लेकिन जब सबसे पहले खुली इस डेट को पुणे में पहली पाठशाला, तो इसके बाद उन्होंने भी क्या किया, ज्योतिबा फूले ने पिछड़े वर्गों और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलना आरंभ कर दिया। मतलब एक बार पाठशाला खुल गई तो उनको प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए हमें एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो या समाज से रिलेटेड हो, हमें एक तो लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जिसके लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ, जो लड़कियां थी उन्होंने पाठशाला मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज्योतिबा फूले के दिमाग में ये विचार आया कि हमें भी एक पाठशाला खोलनी चाहिए, अपने घर के नियरी और अपनी जो उनकी पत्नी है उनके सहयोग से इनको शिक्षित करना चाहिए, महिलाओं को आसपास की, तभी ये समाज शिक्षित होगा। इस काम में प्रतिष्ठित समाज ने दोनों का कड़ा विरोध किया। अब आप यही सोचो कि आप अगर कोई नया काम करने जाते हो तो हर कोई अड़चने तो डालता ही डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप पुरानी चली आ रही चीज़ों पर कोई भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ करो। और भारतीय समाज की तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे जो विषमता से भरी संस्कृतियाँ हैं, समाज है, धर्म है, वो कभी नहीं चाहती कि आप उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करो, और उनके लिए निजी जीवन सबसे पहले तो धर्म और संस्कृति है। इसीलिए तो जो आदिवासी समाज था उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो उनकी संस्कृति धर्म पे हस्तक्षेप कर रहे थे। और यही चीज़ ज्योतिबा फूले भी करने का प्रयास करने लगे, क्योंकि वो उनकी जो घर की बेटियां थी उनको शिक्षित कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़े, समाज नहीं चाहता था कि पढ़े, इसीलिए वो विरोध कर रहे थे इन दोनों का। और ये जो विरोध है ना, इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छे अच्छे बुक में दिए गए हैं, चैप्टर में आप देखो तो। एक एग्जाम्पल तो यही है कि जब ज्योतिबा फूले या फिर सावित्रीबाई फूले रास्ते से गुजरती थी तो जो समाज के लोग हैं वो उन पर कीचड़ के गोले डाला करते थे, फेंका करते थे उनके ऊपर, और उनका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ज्योतिबा फूले के पिता ने भी क्या किया कि उन्हें पुरोहित और रिश्तेदारों से डर कर अपने घर से निकाल दिया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, वैसे इतने चांस तो नहीं है, फिर भी आ सकता है कि अगर समाज नहीं कि जो चैप्टर है सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फूले, उसमें जो ज्योतिबा फूले हैं उनको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म करके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि उनको क्या किया गया था कि उनको पहली बात तो ब्राह्मण समाज से ही निकाल दिया गया था, ब्राह्मण समाज से उनको बाहर कर दिया गया था, और पुरोहित और रिश्तेदारों से डर से उनके जो पिताजी थे उन्होंने भी उन्हें अपने परिवार से निकाल दिया था, क्योंकि अगर वो उन्हें अपने परिवार में रखते तो क्या होता, उनको ये डर था उनके रिश्तेदारों को, ज्योतिबा फूले के, कि अगर हम उन्हें अपने परिवार का भाग मानते रहेंगे तो शायद हमें भी समाज से निकाल दिया जाए, जिस तरह से ज्योतिबा फूले को निकाल दिया गया।
एक ब्राह्मण होने के नाते। तो समाज ने तो साथ देना छोड़ ही दिया, उनके परिवार ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो एंड तक उनके साथ रही। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता रहा। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी दिया अभी आपको। उन्होंने 1840 से 90 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर संघर्ष करते रहे। मतलब 50 वर्षों तक, यहाँ पे डेट टाइमलाइन दी गई है, ये भी वन वर्ड के क्वेश्चंस में आ सकता है कि उन्होंने 50 वर्षों तक लगातार निरंतर प्रयास करते रहे और संघर्ष किया, और उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हो पा रही हैं। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम किया। मिशनरी महिलाएं जो होती है, ये पहली बात तो ये जो शब्द है मिशनरी, ये उनके ईसाई क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके जो वो होते हैं धर्म प्रचारक, उनको कहा जाता है मिशनरी। तो वो लोग क्या करते थे कि घर घर गांव गांव में जाके जितने भी निचले तबके के लोग हैं उन्हें अपने धर्म की विशेषता बताते थे। इसी तरह का रास्ता इन्होंने अपनाया। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर जो गरीब किसान हैं, अछूत हैं, उनके घरों में, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनके घर का खाना तक खाया। अब आप ये सोचो कि एक ब्राह्मण होने के नाते ये माना जाता है कि अगर किसी अछूत की परछाई देख लो तो भी उन्हें शुद्धिकरण करना पड़ता था, और ये उस टाइम की बात है, तो उस टाइम ऐसी सोच रखते थे। और इन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण होने के बावजूद इन्होंने उनके घर तक गए, उनके घर का खाना भी खाया, उनको शिक्षा दी। इसीलिए समाज ने इनको अपने सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर भी इन्होंने 50 सालों तक संघर्ष करते रहे, हार नहीं माने। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट टाइम ज्योतिबा फूले ने अपने घर की पानी की टंकी सभी जातियों के लिए खोल दी। तो यहाँ पे उन्होंने उनके घर पे गए तो गए, खाना भी खाया। उन्होंने अपने ही घर में, ज्योतिबा फूले ने अपने घर में पानी की टंकी सभी जातियों के लिए खोल दी। अब सभी जातियों में हर तरह की जाति होती है, और भारत में कितनी जातियाँ हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये छोटी छोटी जातियाँ हैं, और उन सभी जातियों से सबका मेल मिलाप करना या उनके साथ किसी भी तरह के संबंध रखना लोगों को, समाज को अच्छा नहीं लगता है। और फिर भी ज्योतिबा फूले ने इन सब चीज़ों को नहीं माना और अपनी जो कार्य थे, समाज सुधार के कार्य को निरंतर जारी रखा। ज्योतिबा फूले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किए। यानी उनको जितनी भी बड़ी मुसीबत आई लेकिन हार कभी नहीं माना, कार्य करते रहे। ये मानव प्रवृत्ति पर या मानव के जीवन के लिए बहुत बड़ा उदाहरण देती है, लोगों को प्रेरणा देती है कि जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हार, मुसीबतें आना जायज़ है, लेकिन उससे किस तरह से हम लड़कर आगे बढ़ते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम उससे लड़के आगे बढ़ते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, जिस तरह से ज्योतिबा फूले को भी मिली। इतने संघर्ष के बाद ही इस समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आया। उस थोड़े से परिवर्तन के लिए इन्हें बहुत सारी चीज़ें गंवानी पड़ी, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला। इन्होंने अपने जो विचार थे, अपने कार्यों के द्वारा जितने भी पिछड़े वर्ग थे और जो स्त्रियां थी उनको पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला। ये जो स्त्रियों के लिए तो सबको पता है कि कौन कौन सी पारंपरिक रूढ़ियाँ थी। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गया, पुनर्विवाह हो गई, ये सारी जो परंपराएं थी इनसे बाहर निकाला। और जो पिछड़े वर्ग थे उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता था कि उनको सबसे जो बेकार कार्य थे वो दिए जाते थे, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, माना जाता था वो कहीं नहीं जा सकते, किससे मिल नहीं सकते। तो इन सब की चीज़ों से उन्हें निकाला, और ये सब जो समाज नहीं चाहता था वो सारे कार्य इन लोगों ने किए। आज के आधुनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग कई साल तक साथ रहकर अलग हो जाते हैं। ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरे चैप्टर है ना, यहाँ पे सुधा अरोड़ा यही दिखा रही है, एक दाम्पत्य जीवन का जो उदाहरण ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दे रहे हैं अपने इन संघर्षों के द्वारा साथ साथ मिलकर। ये आज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो शादी हो जाने के बाद पति पत्नी है, एक साल भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई देवी इतने
टाइम तक साथ में रहे, समाज का इतना विरोध झेलना पड़ा, उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी भी सावित्रीबाई ने अपने पति के खिलाफ नहीं ये सोचा कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या मैं उनसे और अच्छा करने का सोचूं। ऐसी भावना आ जाती है लोगों में कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उससे ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन इन दोनों ने कभी ऐसा नहीं सोचा और एक दूसरे को समानता से सम्मान अधिकार दिए, एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे को समझा, जो आज के लिए, आज के जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। तो चैप्टर में बेसिकली ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि छुपा हुआ केंद्र बिंदु था जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही गई है ज्योतिबा फुले के एग्जाम्पल में। ये समाज सुधारक तो बहुत से हुए थे, लेकिन जो ये समाज सुधारक थे, इन्होंने अपने समाज सुधारक होने के साथ साथ अपनी पत्नी को भी इन्वॉल्व किया और समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश किया, जो एक क्रांतिकारी प्रयास था। तो इस तरह से इन्होंने अपने कार्य किए। अब ये कुछ कठिन शब्द है, इन्हें आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई इस पार्ट पर चर्चा। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करेंगे।